पार्ट वन टॉपिक में हमने ये डिस्कस किया था कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं इंसर्जेंसी के नॉर्थ ईस्ट में, क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है नॉर्थ ईस्ट का इंसर्जेंसी ग्रो होने में। और हमने दो स्टेट्स को भी देखा था, पहला नागालैंड और दूसरा मणिपुर, राइट। तो आज की हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि इंसर्जेंसी बाकी स्टेट्स में किस तरह से फैला हुआ है। हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि डिफरेंट स्टेट्स में क्या प्रॉब्लम्स हैं जो पर्टिकुलर उस एरिया की हैं, ताकि जब हम एक हॉलिस्टिक आंसर लिखें, एक डेवलपमेंट का नॉर्थ ईस्ट को कंप्लीट लेकर के पूरा आंसर लिखें, तो उसमें हर एक स्टेट के बेसिक इश्यूज हम हाईलाइट भी कर सकें और कुछ इंसर्जेंट ग्रुप्स के एग्जाम्पल्स भी कोट कर सकें। क्लियर, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ मैप में नॉर्थ ईस्ट की डिफरेंट स्टेट्स देख सकते हैं। नागालैंड मणिपुर हम कर चुके हैं, आज हम मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, आसाम और अरुणाचल प्रदेश के रिस्पेक्ट में इंसर्जेंसी पढ़ेंगे। क्लियर, इसके मैप को आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मैप याद रहेगा तो बहुत से ऐसे चीज़ें हैं जो आप रिकॉल ईजिली कर पाएंगे। जैसे कि ये मिज़ोरम किस तरह से आपने देखा म्यांमार और बांग्लादेश के बीच में आता है, तो वो उससे रिलेटेड कुछ इश्यूज होंगे। यहाँ पर त्रिपुरा का आप देखें तो तीन साइड से, एक लौती ऐसी स्टेट है हमारी कंट्री की जो तीन साइड से इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करती है, एंड दैट टू यहाँ पर है बांग्लादेश। अरुणाचल के रिस्पेक्ट में आप देख सकते हैं इधर म्यांमार आता है और इधर तिब्बत या चाइना का रीजन है। क्लियर। सिक्किम के रिस्पेक्ट में हमें ये पता है कि यहाँ इंसर्जेंसी नहीं है, तो हमें ये नहीं पढ़ना है टॉपिक, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में ये सभी स्टेट्स की डिटेल हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक डिस्कस करते हैं इंसर्जेंसी इन आसाम। आसाम में इंसर्जेंसी कैसे शुरू हुई। आसाम एक ऐसी स्टेट है जो सबसे पहली स्टेट बनी नॉर्थ ईस्ट की। कब बनी? इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद ही बन गई थी। आसाम में क्या है कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लक्स हुआ इलीगल माइग्रेंट्स का। आप देख ही रहे हैं कि इस तरफ बांग्लादेश है। जब रेड क्लिफ लाइन खिंची तो यहाँ हमने देखा कि एक बहुत ही छोटा सा रीजन था जिसे हमने चिकन कॉरिडोर भी कहा था, सिलीगुड़ी कॉरिडोर। उसके बाद क्या हुआ, ये नॉर्थ ईस्ट का रीजन एक कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट कर गया इंडिया से, और एक मेजर रीजन था जो कि बांग्लादेश का है और नॉर्थ ईस्ट के साथ किस तरह से वो बॉर्डर बनाता है। तो आसाम के साथ जब उसका बॉर्डर आया तो ये बॉर्डर बहुत ज़्यादा क्या है, पोरस है। यहाँ पर इन्फ्लक्स जो है माइग्रेंट्स का बहुत ही ज़्यादा ईजिली हो सकता है। क्लियर। तो आफ्टर 1947 धीरे धीरे हमने देखा कि किस तरह से ईस्ट पाकिस्तान, जो हमारा ये बांग्लादेश का रीजन था, पहले उसे हम ईस्ट पाकिस्तान कहते थे, तो किस तरह से वहाँ पे माइग्रेंट्स इस तरह से आसाम में आने शुरू हो गए। जब वो माइग्रेंट्स आसाम में आने शुरू हुए तो ये धीरे धीरे क्या हुआ, वहाँ की डेमोग्राफी चेंज होती गई। अब हमें ये बात पता है कि जिस तरह से डेमोग्राफी चेंज होगी तो वहाँ के रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, और उन लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए एक टसल शुरू हो जाएगी। ये टसल शुरू होगी जो असमीज पीपल हैं, वहाँ की लोकल ट्राइब्स हैं, और मुस्लिम एंड हिंदू बंगालीज जो बांग्लादेश से अंदर माइग्रेशन कर रहे हैं। अब धीरे धीरे क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज थे तो वहाँ पर वायलेंस इरप्ट होना शुरू हो गया, और एक वायलेंट प्रोटेस्ट भी शुरू हो गए अगेंस्ट ऑल दीज पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम अदर कंट्रीज। क्लियर। म्यांमार में भी देखें तो म्यांमार से भी बहुत सारे इमिग्रेंट्स होते हैं जो पहले बांग्लादेश जाते हैं और बांग्लादेश से फिर वो इंडिया में आ जाते हैं अलग अलग रीजन में। तो सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं, म्यांमार से भी बहुत ज़्यादा इमिग्रेशन इंडिया में हुआ है। अब आसाम में एक प्रोटेस्ट शुरू हो गया कहीं ना कहीं कि हमें जो है इन लोगों को बाहर निकालना है, हम अपनी आइडेंटिटी लूज़ कर देंगे। होता क्या है कि जब कोई बाहर से फॉरेनर्स आएंगे और वो लोग क्या करेंगे, उस एरिया में फैलते जाएंगे, तो एक थ्रेट, एक फियर क्रिएट होगा वहाँ के इंडिजिनस ट्राइब्स के अंदर। यही हुआ आसाम में, और उसके लिए 1979 में एक एसोसिएशन बनी, ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन। ये यूनियन नॉन वायलेंट तरीके से अपना सत्याग्रह चलाने लगी कि हम सत्याग्रह करेंगे, बॉयकॉट करेंगे, और इस तरीके से इन्होंने अपनी आवाज़ उठानी शुरू कर दी। इनका पॉइंट ये था कि जो भी इमिग्रेंट्स हैं, जो यहाँ के लोकल्स नहीं हैं, इनको क्या करे, कंट्री डिपोर्ट करे, बाहर निकाले। अब बाहर निकालना कैसे पता चलेगा कि कौन यहाँ का है और कौन बाहर का है? हाँ, लैंग्वेज के बेसिस पे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि बंगालीज इंडिया में नहीं थे, पहले भी थे। तो हुआ क्या कि इनका प्रोटेस्ट इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वहाँ पे वायलेंस शुरू हो गया। वायलेंस शुरू करने के लिए एक ऑफशूट बनती है जो इस स्टूडेंट यूनियन के बेसिक नॉन वायलेंट तरीक़ों से अलग होती है,
उनका मानना था कि अपनी एथनिक आइडेंटिटी को बचाना है तो वॉयलेंट तो होना ही पड़ेगा, और उस ग्रुप का नाम निकल के आया यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम। ये नाम आपने सुना होगा, उल्फा। ये बहुत ही एक्टिव है, ये आज भी कुछ एक्टिविटीज़ करता है अपनी, और ये इंसर्जेंसी के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल है आसाम में। ये इसका फ्लैग है, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि कैसे एक नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट धीरे धीरे वायलेंट में कन्वर्ट हो जाता है, डेमोग्राफी चेंज करती जाती है, और 70s तक आते आते ये इशू बहुत ही बड़ा रोल ले लेता है। जब गवर्नमेंट देखती है कि इसके बाद इतना वायलेंस हो रहा है, तो वो एक कमेटी बनाती है, एंड दैट कमेटी इज बिप्लब कुमार शर्मा कमेटी, जो ये डिसीजन लेगी और डिफाइन करेगी कि आसामीज पीपल कौन से हैं और उनको सेफगार्ड कैसे करना है। अल्टीमेटली एक आसाम अकॉर्ड साइन होता है, और इस अकॉर्ड में ये माना जाता है कि 1971 के बाद जो भी लोग एंटर कर रहे हैं इंडिया में, उनको क्या करना है, डिपोर्ट करना है, बाहर निकालना है। बिल्कुल सही है, ये मांग बिल्कुल सही है, ठीक है। क्योंकि 1971 में क्या हुआ, बांग्लादेश बन गया, जो लड़ाई थी बांग्लादेश की वो कंप्लीट होती है, और इस रीजन में इस पॉइंट ऑफ टाइम पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा इमिग्रेशन देखा गया था। लोग इमिग्रेशन क्यों करेंगे, वो काम के लिए करेंगे। जो ट्राइब्स की सोशल बैकवर्डनेस होगी उससे बचने के लिए वो दूसरी जगह जाएंगे, क्लियर। तो ये रीजंस बनते हैं, एंड अल्टीमेटली ये आसाम अकॉर्ड में बोला भी गया एक्सप्लिसिटली कि 1971 के बाद जो लोग आए उनको यहाँ से निकाला जाएगा। लेकिन 1971 से जो पहले आए उन्हें हम नागरिकता या सिटीजनशिप दे सकते हैं, बट 1966 और 71 के बीच में जो लोग आए उनको हम अलाउ तो करेंगे कि वो यहाँ रुकें, लेकिन अगले आने वाले 10 साल तक उन्हें राइट टू वोट हम नहीं करेंगे। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि 25 ईयर्स का एक ब्रैकेट रखा गया, तो 1985 में ये अकॉर्ड साइन हुआ, और 25 ईयर्स का एक ब्रैकेट रखा, तो 1961 वो ब्रैकेट हो गया जहाँ ये बोला कि सबको सिटीजनशिप मिलेगी, टेंशन नहीं है, क्लियर। एंड 1971 के बाद तो सबको यहाँ से डिपोर्ट करना ही है। अब देखो होता क्या है कि एक आपने वर्ड सुना होगा एनआरसी। एनआरसी क्या होता है, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स। ये एक लिस्ट होती है जिसमें सिटीजन्स का नाम लिखा होता है, और हम कहते हैं कि भाई ये लिस्ट ये बात आती है कि कौन सा हमारी कंट्री में सिटीजन है और कौन नहीं है, ठीक है। तो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, ये सिटीजन्स की एक लिस्ट है। 1951 में भी आसाम में इस तरीके की एनआरसी कंडक्ट करी गई थी, और यहाँ पर आसाम अकॉर्ड में डिमांड आती है कि एनआरसी को क्या करा जाए, अपडेट करा जाए, क्लियर। तो ऑब्वियसली एक नया एनआरसी होगा, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स बनेगा, और उसमें क्लियर हो जाएगा कि कौन आसामीज है और कौन बाहर से इमिग्रेंट्स हैं। अब इसके लिए क्या बोला जाएगा, भाई डॉक्यूमेंट चाहिए लोगों के लिए। अब आप अपने डॉक्यूमेंट दिखाओ, कट ऑफ ब्रैकेट डिसाइड हो गया, डॉक्यूमेंट दिखाओ, और इसके बेसिस पे डिसीजन हो जाएगा कि आप नागरिक हो, सिटीजन हो या नहीं हो। अब डॉक्यूमेंट्स कहाँ से आए लोगों पे, ये रीजन का आप देखें, यहाँ पर तो बीच में प्लेन एरिया है, लेकिन आसपास क्या है, हिल्स है, ट्राइब्स हैं छोटी छोटी। अब उन ट्राइब्स, वो ट्राइब्स चाहे 50 साल से रह रही हो, लेकिन अगर उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो वो प्रूफ कैसे करेंगी। ये एक इतना बड़ा मेजर इशू बन गया कि इतने लंबे समय तक 2009-2010 तक इस बारे में तो एनआरसी में ज़्यादा कुछ अपडेट ही नहीं हो पाया, एनआरसी हुई ही नहीं। इसके बाद क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोग जाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि भाई गवर्नमेंट प्लीज़ ये एनआरसी कंडक्ट करी जाए, इट हैज़ टू बी डन अकॉर्डिंग टू आसाम अकॉर्ड। 2013 में तो सुप्रीम कोर्ट एकदम क्लियरली बोलता है इस चीज़ को, क्लियर। तो आसाम अकॉर्ड के रिलेशन में हम पहले एक पॉइंट देख लेते हैं, क्लियर, और फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एनआरसी के रिस्पेक्ट में क्या अपडेट है। आसाम अकॉर्ड का क्लॉज 6, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लॉज है। इसे आप कभी किसी एस्से में या अपने मेंस के आंसर में लिख पाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ये कहता है कि ये अप्रोप्रिएट कॉन्स्टिट्यूशनल, लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव सेफगार्ड देता है। किस लिए, ताकि ये प्रोटेक्ट कर सकें, प्रिजर्व कर सकें और प्रमोट कर सकें आसामीज़ कल्चर को, उनके सोशल आइडेंटिटी को, उनकी लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी को। किन लोगों के लिए, आसामीज़ पीपल के लिए। तो देखो कितनी अच्छी बात लिखी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल, लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव सेफगार्ड भी मिले, और उनकी आइडेंटिटी को भी किस तरह से प्रमोट भी किया जाए और प्रोटेक्ट भी किया जाए, क्लियर। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है आसाम अकॉर्ड के रिस्पेक्ट में, क्योंकि जो लोगों की डिमांड है कि अपनी आइडेंटिटी को उन्हें बचाना है, तो आसाम के इन लोगों के लिए ये क्लॉज बहुत ही ज़्यादा वैल्यू रखता है। अब अपडेट पे आ जाते हैं। एनआरसी की अपडेट में हुआ क्या कि 2013 में जब सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली कि अपडेट होनी है एनआरसी और गवर्नमेंट को ये करवानी ही पड़ेगी, तो गवर्नमेंट ने कहा हाँ जी बिल्कुल डिमांड सही है और हमें एनआरसी तो करवाना ही था। तो गवर्नमेंट ने 16-17 में क्या किया, एनआरसी की एक्सरसाइज पूरी की पूरी कंडक्ट कराई। 18-19 तक आते आते क्या हुआ, उसका एक
रिजल्ट आया, फर्स्ट ड्राफ्ट निकल के आया तो 2019 में आया, और 2019 में ये ड्राफ्ट में कहा गया कि 40 लाख लोग ये इस लिस्ट में अब नहीं आते हैं। 2.89 करोड़ दे आर पार्ट ऑफ द एनआरसी लिस्ट ऑफ असम, लेकिन 40 लाख लोग यहाँ पर इस लिस्ट में नहीं आते। लोगों के कभी कभी डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे, ऐसे बहुत से इशू आए कि फैमिली में 2 मेंबर्स को तो लिस्ट में नाम दिया गया और बाकी 4 को नहीं दिया गया। ऐसा कैसे हो सकता है? या तो सारे सबको दिया जाएगा या सबको नहीं दिया जाएगा। अब ये लिस्ट में बहुत सारे डिस्क्रिपेंसीज आई, तो क्या हुआ, ये लिस्ट और भी ज़्यादा अपडेट करी गई। फाइनल रिजल्ट ने ये बताया कि 1.9 मिलियन मतलब 19 लाख लोग अभी भी इस लिस्ट में नहीं आते हैं। अब इन लोगों के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि इन लोगों का क्या किया जाए। ये अगर एनआरसी की लिस्ट में नहीं आते और अगर हम इन्हें फॉरेनर बनाते हैं, अगर हम इन्हें फॉरेनर बताते हैं, तो आसाम अकॉर्ड के अकॉर्डिंगली आप इनको क्या कर दें, डिपोर्ट कर दें। पर डिपोर्ट करोगे कहाँ? आप देखो, ये एनआरसी पहली बात तो 1985 के अकॉर्ड के बाद ही हो जानी चाहिए थी। अब ये 1985 के बाद से ये 2019-20 में आ गई है। अब यहाँ पर आप देखो कितने 25 ईयर्स और निकल गए। अब 25 सालों में तो लोगों की नेक्स्ट जनरेशन आ गई। क्लियर? एंड दीज पीपल इफ दे आर लिविंग फ्रॉम 1971, तो आप देख रहे हो वो करीबन 30, 35, 40 ईयर से वहाँ रह रहे हैं। अब 40 सालों में तो लोगों की दूसरी जनरेशन भी आ गई होगी। एंड दिस इज सो डिफिकल्ट फॉर देम कि वो अब इस जगह को छोड़ करके कहीं और जाए। पहला पॉइंट तो उनके लिए क्या होगा पता नहीं। दूसरा, इंडिया कहता है कि भाई अगर हम इनको डिपोर्ट भी करते हैं तो कहाँ डिपोर्ट करते हैं? आप बांग्लादेश करोगे, आप म्यांमार करोगे, या कौन सी कंट्री में डिपोर्ट करोगे? बांग्लादेश से आप अगर ऐसा बात कहोगे कि आप हम इन लोगों को वापस ले लो, आप अब बांग्लादेश इन लोगों को लेगा ही क्यों? इंडिया के और बांग्लादेश के रिलेशंस ही स्पॉइल हो जाएंगे ऐसे तो। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी क्रिटिकल सिचुएशन। अभी कोरोना की वजह से कुछ 2020 में 21 में ये इशू थोड़ा ठंडा पड़ा है, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये आने वाले टाइम में अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू निकल के आएगा। यहाँ पर आपको अपडेट रहना होगा। दिस इज़ द मेजर, अभी तक जो अपडेट्स हैं ये आपके सामने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है गवर्नमेंट को कि इसके बारे में डिसीजन ले और एनआरसी को थोड़ा और प्रॉपरली करा जाए। सो आने वाले समय में हमें पता चलेगा कि इस इशू में होता क्या है। बट ये इशू बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है। क्लियर? एंड ये कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड भी है आसाम की इंसर्जेंसी से, क्योंकि उल्फा जो ग्रुप है उसका ये मानना है कि हम अपना स्वराज अटेन करके रहेंगे, स्वाधीन आसाम बनाएंगे। हमें तो जी अलग होना है अपने इस पर्टिकुलर इंडिया से, अपना एक अलग कंट्री बनाना है। क्लियर? अब ये उल्फा ग्रुप वायलेंट एक्टिविटीज़ अपनी बढ़ाता जाता है। इंडिया में इंटरनल इनसिक्योरिटी के इश्यूज होते हैं। उल्फा के रिस्पेक्ट में एक पॉइंट डिस्कस करें तो भूटान ने 2003 में इंडिया की बहुत हेल्प करी थी। उन्होंने एक ऑपरेशन ऑल क्लियर चलाया जिसमें माना जाता है कि मोर देन थाउजेंड्स ऑफ जो मिलिटेंट्स थे उल्फा ग्रुप के, वो कहीं ना कहीं इसमें मारे गए थे और उल्फा को एक बहुत ज़्यादा झटका लगा था। क्लियर? तो ये इशू है आसाम का। अब आसाम में क्या है कि सिर्फ उल्फा ही नहीं, बहुत सारे और भी ग्रुप्स हैं जो आसाम में अपनी एक सेपरेट स्टेट चाहते हैं, जो चाहते हैं कि आसाम को टुकड़ों में तोड़ दिया जाए और उनका एक स्पेसिफिक रीजन, उनकी एक स्पेसिफिक स्टेट उन्हें दी जाए। जिसमें सबसे पहली है बोडोलैंड। ये रीजन आप देख सकते हैं आसाम में बोडोलैंड का, हम इसको पहले डिस्कस कर चुके हैं। जो टॉपिक हमने डिस्कस नहीं किया है वो है कार्बी आंगलोंग का अपना एक रीजन बनाने की एक डिमांड। ये कार्बी आंगलोंग क्या है कि डिस्ट्रिक्ट है आसाम में और ये एक लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है आसाम का। तो यहाँ पर डिमांड है कि इस रीजन को सेपरेट बनाया जाए, कार्बी ट्राइब जो इसको डिमांड करती है। कामतापुर नाम का एक रीजन बनाया जाए, ये एक रीजन है, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हो इस रीजन में वेस्ट बंगाल भी आता है। और दीमाराजी, ये आपका जो रीजन है इधर का, इसको भी बोला जाता है कि एक सेपरेट स्टेट बनाया जाए। तो यहाँ पे भी डिमांड्स हैं। ये सेपरेटिस्ट डिमांड जो है विद रिस्पेक्ट टू स्टेट बनाने की है, लेकिन कंट्री से अलग होने की नहीं है। लेकिन उल्फा ये मानता है कि हमें तो भाई अलग ही आसाम बनाना है, हमें जो है इस कंट्री से अलग होना है। तो देयर इज अ डिफरेंस इन द आइडियोलॉजी, यू शुड अंडरस्टैंड दैट। बोडोलैंड के रिस्पेक्ट में अब हम डिस्कस करेंगे। बोडोलैंड में आपके ये 4 डिस्ट्रिक्ट जिसके नाम मैं ऑलरेडी लास्ट लेक्चर्स में बता चुका हूँ। यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि ये लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी है। 5 से 6% जो पॉपुलेशन है असम की वो इसी ट्राइब की है, जिसे हम बोलेंगे बोडो ट्राइब। क्लियर? बोडो ट्राइब कहाँ है? ये ब्रह्मपुत्र के नॉर्दर्न प्लेन में, तो नॉर्थ में, और ये ब्रह्मपुत्र का क्या हो गया, साउथ हो गया। तो जो भी एथनिक क्लैशेस हैं वो हमें नॉर्थ ऑफ ब्रह्मपुत्र देखने को मिलती है। एक आर्म्ड स्ट्रगल शुरू होती है 1980s में,
और ये एथनिक क्लिनजिंग की स्ट्रगल है, जहाँ नॉन बोडोज की क्या हो जाती है, आपस में बोडो पीपल के साथ एक झड़प होती है, और ये झड़प अब वायलेंस में कन्वर्ट हो चुकी है धीरे 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 धीरे। कहाँ पर? नॉर्थ बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्रा में। इस इशू को बढ़ावा देता है नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, जो सीख करता है कि बोडोलैंड बनाया जाए बोडो पीपल के लिए। एंड अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी घोषित कर दिया है। तो ये उसका फ्लैग है। क्लियर? इस इशू को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने जो बोडो अकॉर्ड साइन किया है वो हम अपने सब्सिक्वेंट टॉपिक्स में देखेंगे। क्लियर? अभी मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि किस तरह से डिमांड है जो बोडो लैंड बनाने की है और वो कौन से रीजन की है, और इसके पीछे जो रिस्पॉन्सिबल इंसर्जेंट ग्रुप है ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट, कार्बी आंगलोंग। तो आप देख ही सकते हैं ये इस तरीके का कितना बड़ा रीजन है कार्बी आंगलोंग का। 2006 में गवर्नमेंट ने क्या किया, एक लिस्ट निकाली कि कौन कौन से मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो उसमें 250 ऐसे डिस्ट्रिक्ट निकल के आए कंट्री के जो मोस्ट बैकवर्ड थे। एंड यू विल नॉट बिलीव कि ये वन ऑफ द कंट्रीज मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट बताया गया। ठीक है? अब ये इतना बैकवर्ड है तो हम इसको कैसे लिंक कर सकते हैं कि देखो, जहाँ डेवलपमेंट होगा वहाँ पर लोगों के पास काम होगा तो इकोनॉमी वहाँ की क्या होगी, बेटर होगी। जब वहाँ पे इकोनॉमी बेटर होगी तो लोग ज़्यादा एजुकेटेड होंगे, और जब वो लोग ज़्यादा एजुकेटेड होंगे तो इंसर्जेंसी या मिलिटेंसी या माओइज्म, लेफ्टिज्म, एक्सट्रीमिज्म ये सब ग्रो नहीं कर सकता। लेकिन जब डेवलपमेंट ही नहीं होगा तो अल्टीमेटली एक लैक्यूना क्रिएट होता है जो फिल करने के लिए इस तरीके की मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस लोगों को अपनी तरफ करती हैं। ये बात हमें ऑलरेडी पता है। अब ये लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है असम का, ये बात हम देख ही सकते हैं। और यहाँ पर जो ट्राइब है वो कार्बी ट्राइब है, और इनका ये मानना है कि हमें एक सेपरेट स्टेट बनानी है, होमलैंड बनाना है कार्बी आंगलोंग नाम से। क्लियर? सो ये एक पॉइंट है। देन दीमा राजी, ये आप देख रहे हैं ये रीजन है यहाँ पे आसाम का, और ये दीमा लैंड बनाने की बात करते हैं। ये दीमासा इनहेबिटेड एरियाज़ हैं, ठीक है, आसाम के, और इसका कुछ पार्ट जो है नागालैंड का भी आता है। तो गवर्नमेंट ने इसको क्या किया है कि इसको एक ऑटोनोमस काउंसिल बनाया है यहाँ पर, और इस तरीके का ऑटोनोमस काउंसिल जब बनता है तो वो कहता है कि आप लोगों को ऑटोनॉमी दी जाती है। कि किस तरीके की ऑटोनॉमी दी जा रही है कि आप अपने आइडेंटिटी को किस तरह से बचाते हो, अपनी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या डिसीजन लेते हो, उसके लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल हो, आप इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकते हो। सेंटर की तरफ से या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से इसमें इंटरफेरेंस कम रहेगा या बहुत ही लिमिटेड रहेगा। क्लियर? तो यही अल्टीमेट सॉल्यूशन होता है कि किसी रीजन की जब सेपरेटिस्ट डिमांड आ जाए, अलग होने की डिमांड आ जाए, तो उसको एक थोड़ी ऑटोनॉमी अगर दी जाए तो इस तरह से इस किसी भी तरीके के टॉपिक को हम डील कर सकते हैं या इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर ये थोड़ा सा एक अच्छी बात है कि ऑटोनोमस काउंसिल बनने के बाद यहाँ पर कुछ रीजन में इस तरीके की डिमांड अब थोड़ी कम हो गई है। कामतापुर नाम का रीजन आप देख ही रहे हो, ये डायग्राम में फिर से दिखा रहा हूँ। इस रीजन में क्या है कि कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं वेस्ट बंगाल के और कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं आसाम के। क्लियर? ये ओवरलैप करता है गोरखा लैंड वाले रीजन से, क्योंकि गोरखा पीपल दे आर ऑल्सो डिमांडिंग देयर सेपरेट स्टेटहुड। और अब क्या हो रहा है कि इन ग्रुप्स के बीच में आपस में भी एक टसल है, क्योंकि ये अपने अंदर रीजन मानते हैं, कुछ दूसरे जो है वो अपने अंदर रीजन मानते हैं। आप देखते हैं कि इसको किस तरह से हम कह सकते हैं कि ये बोडोलैंड से भी कहीं ना कहीं अटैच होता है या बॉर्डर करता है ये रीजन। और इसका जो दूसरा नाम है वो कूच बिहार करके है। तो वो कूच बिहार नाम से एक क्या है, कामतापुर या कूच बिहार नाम से वो अपने एक रीजन मांग रहे हैं। क्लियर? इनका अपना कोई ऑटोनोमस काउंसिल अभी नहीं है बोडोज की तरह। बोडो का अपना एक ऑटोनोमस काउंसिल है, हमें ये बात पता है। और इधर भी दीमा हसाओ नाम से भी ऑटोनोमस काउंसिल है, तो हमें ये बात ऑलरेडी पता है। बट इनका भी नहीं है, तो वी डू नॉट नो कि फ्यूचर आगे क्या रहेगा, बट यू शुड बी अवेयर ऑफ द सिचुएशन। क्लियर? तो ये तो रहा इंसर्जेंसी आसाम की। आसाम के रिस्पेक्ट में जो बोडोलैंड का इशू है, बोडो ट्राइब्स का इशू है, वो हम सेपरेटली नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी हम देखते हैं कि इंसर्जेंसी बाकी स्टेट्स में किस तरह से है। तो त्रिपुरा में इंसर्जेंसी बहुत कम है। त्रिपुरा में अगर हम डिस्कस करें तो त्रिपुरा अपने आप में मोस्ट सक्सेसफुल स्टेट है जिसने इंसर्जेंसी को कर्ब किया है। क्लियर? इसी चीज़ को बात को ध्यान में रखते हुए हम इसके बैकग्राउंड में जाते हैं कि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ 1990s में शुरू होती हैं। इन्फ्लक्स होता है रिफ्यूजीज़ का जो बांग्लादेश से होता है। तो हमें ये बात पता है कि अगर किसी भी तरीके का इन्फ्लक्स होगा, माइग्रेशन होगा, तो वहाँ पर डेमोग्राफी थोड़ी सी चेंज करेगी। ये भी एक बहुत बड़ा इशू है नॉर्थ ईस्ट का। अगर आप फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल में देखो तो वहाँ पर ये बात बताई गई है। त्रिपुरा के रिस्पेक्ट में आप देख ही सकते हो कि वो 3 तरफ से बांग्लादेश के साथ क्या करता है, बॉर्डर करता है,
और इस तरह से जो फॉरेनर्स का माइग्रेशन है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ईजिली है। ठीक है, अब ऐसा जब होता है तो बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशन है जो वहाँ पर बहुत ज़्यादा हरकत में आती है, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर वायलेंस, इज नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, NLFT। NLFT, तो ये 1989 में ये बनती है और ये वॉलेंट एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा बाकी दो ऑर्गेनाइजेशन जैसे नेशनल वॉलंटियर्स 1981 में बनी है, उपजाति जुबा समिति जो त्रिपुरा की है 71 की, तो ये तो अभी नहीं है इतनी एक्टिव। और इस तरीके की जो ये आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है ये बाद में बनती है, ये थोड़ा एक्टिव होती है। बट अल्टीमेटली क्या है कि त्रिपुरा एक ऐसी स्टेट है जहाँ पर इंसर्जेंसी को कहीं ना कहीं कंट्रोल कर लिया गया है। तो ज़्यादा आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, एक नाम आप याद रख सकते हैं, NLFT। क्लियर। अब देखते हैं मेघालय। मेघालय में लीस्ट अफेक्टेड है, मेघालय लीस्ट अफेक्टेड है इंसर्जेंसी से। तो ये आपको पॉइंट ध्यान में रखना है, मेघालय में इंसर्जेंसी का इशू कम है, यहाँ पर एथनिक लड़ाई ज़्यादा है। यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के लिए ज़्यादा जानी जाती है, और ये क्रिमिनल एक्टिविटी है जो इस एरिया में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। ये एथनिक ग्रुप्स की लड़ाई है रादर देन इंसर्जेंसी। इंसर्जेंसी जो स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ होगी या जो सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ होगी, पुलिस ऑफिशियल के खिलाफ होगी, वो यहाँ पे कम है। लेकिन जो एथनिक ग्रुप्स आपस में लड़ रहे हैं इसकी वजह से टर्मोइल ज़्यादा है। इस स्टेट को हम क्या बोलते हैं? एडोब ऑफ क्लाउड्स। बहुत ही सुंदर जगह है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 तरीके की हिल्स हैं, गारो, खासी एंड जैंतिया हिल्स। तो गारो हिल्स, खासी हिल्स एंड जैंतिया हिल्स। ये जो गारो हिल्स है यहाँ पर जो ट्राइब है वो है गारो ट्राइब, और इधर की तरफ जो ट्राइब है वो है खासी ट्राइब। अब ये इश्यूज आपको दिखी गए होंगे कि क्या है कि गारो हिल्स में जो गारो ट्राइब है वो कहीं ना कहीं खासी हिल्स की जो खासी ट्राइब्स हैं उनके साथ कन्फ्लिक्ट में आएगी और प्रॉब्लम क्रिएट होगी। 72 में मेघालय को एक स्टेट बनाया गया, कार्व्ड आउट ऑफ द आसाम, और नीचे की तरफ आप देखें तो बांग्लादेश के साथ इसका बॉर्डर मिलता है। इसमें टेंशन होने के रीजंस मैंने आपको बता दिए हैं कि ट्राइबल कम्युनिटी और नॉन ट्राइबल सेटलर्स के बीच में है। ये दोनों आपस में क्या करेंगे? लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि एक तरफ तो एक ट्राइब है, यहाँ सेकेंड ट्राइब है, और तीसरा मुद्दा हो गया यहाँ पर जो इमिग्रेशन हो रहा है और फॉरेनर्स आ रहे हैं जो नॉन ट्राइबल है। तो ये आपस में अब क्या आ जाएंगे? कन्फ्लिक्ट में आ जाएंगे। तो सबको डर है अपनी आइडेंटिटी लॉस होने का। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफिसेज में या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में करप्शन देखा जाता है, और अल्टीमेटली किसी भी ट्राइब को लगता है कि उनके अगेंस्ट क्या हो रहा है, कोई प्लान प्लॉट हो रहा है, उनकी डेमोग्राफी आइडेंटिटी को क्या हो रहा है, खतरा है, और फ्यूचर में उन्हें साइडलाइन कर दिया जाएगा। डेमोग्राफिक कंपोजिशन बहुत तेज़ी से यहाँ पर चेंज कर रहा है। इसका एक रीज़न यहाँ से इन्फ्लक्स ऑफ माइग्रेंट्स भी है। तो आप देखो किस तरह से वायलेंस होता है, और स्टूडेंट्स या लोग जो है वहाँ पर आते हैं और किस तरीके की चीज़ें की मांग करते हैं कि इनर लाइन परमिट होना चाहिए। अब आ जाते हैं ये इनर लाइन परमिट होता क्या है। देखो क्या है कि अगर आप इस स्टेट में, ये मेघालय है, अगर इस स्टेट में आप बाहर से किसी और स्टेट से एंटर करते हो, आप एंट्री लेते हो, तो एंट्री लेते हुए क्या होता है कि आपको एक पास बनवाना पड़ता है, आपको एंट्री पास लेना पड़ता है, एक परमिट लेना पड़ता है, और ये परमिट वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट देती है, और वो परमिट जो है लिमिटेड टाइम के लिए होता है, लिमिटेड टाइम के लिए। इससे ये पता लग जाता है कि कितने लोग बाहर से एंटर कर रहे हैं, और वो वहाँ के जो है प्रॉपर इलेक्टोरल लिस्ट में नहीं है। तो क्या है कि आप वहाँ पर जाके आराम से बस नहीं सकते, अल्टीमेटली आपको पकड़ लिया जाएगा कि आपका परमिट ख़त्म हो गया है। अब ये इनर लाइन परमिट कहाँ कहाँ पर है? तो अरुणाचल प्रदेश में है ये इनर लाइन परमिट, ऑलरेडी है। सेकंड ये मणिपुर में ऑलरेडी है, देन नागालैंड में है, एंड मिजोरम में भी है। लेकिन इसके अलावा 4 स्टेट्स के अलावा किसी और स्टेट में इनर लाइन परमिट नहीं है। हाउएवर ये मेघालय के लोग ये डिमांड करते हैं कि मेघालय में भी इनर लाइन परमिट का एक क्लॉज या लॉ बनना चाहिए, आना चाहिए। इससे ऑब्वियसली वहाँ के जो एथनिक ग्रुप्स हैं उनको थोड़ी सा राहत रहेगी कि चलो बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो बस तो नहीं जाएंगे यहाँ पर, समझ रहे हैं? तो ये आप इनर लाइन परमिट, इसको इस तरह से इस टॉपिक को कैसे इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेट कर सकते हैं, राइट? देन अल्टीमेटली मेघालय में होता क्या है कि कुछ इनिशियल जो मिलिटेंट ग्रुप्स थे, जैसे कि हनी ट्रैप अचेक लिबरेशन काउंसिल बनता है, और ये 1992 है। इसका नाम इजी है याद रखना, हनी ट्रैप से याद रख लेना, हनी ट्रैप, तो वहाँ से आपको नाम याद हो जाता है।
फिर बाद में ये ऑर्गेनाइजेशन स्प्लिट कर जाती है और बनता है हनी ट्रैप नेशनल लिबरेशन काउंसिल, HNLC। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आज के टाइम में एक्टिव है। और अगर आपको कोई नाम याद रखना है तो आप ये नाम याद रखो। और ये खासी अलायंस की है, मतलब खासी जो ट्राइब है उसकी है, ये इनका फ्लैग है। और अब ये दूसरा ग्रुप बनता है, ये गारो डोमिनेटेड है। इसके अलावा एक गारो आर्मी भी है जो फाइनली पिक्चर में आती है। एंड अल्टीमेटली क्या होता है इनके बीच में, अब आइडियोलॉजिक कन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, एथनिक कन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, एंड देन दे आर इन वायलेंट स्टेज। तो गारो नेशनल लिबरेशन आर्मी फाइनली क्रिएट होती है 2009 में, और वो चाहती है अपना इस रीजन को गारो लैंड बनाना। ठीक है, तो मेघालय के भी टुकड़े करो, उसको गारो लैंड में अलग करो, खासी ट्राइब अलग करो। और ये अब क्या करते हैं, ये किलिंग करते हैं, अबडक्शन करते हैं, एक्सटॉर्शन करते हैं, बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस को अटैक करते हैं। एंड दे आर फाइटिंग फॉर देयर गारो लैंड इन मेघालय, क्रिएटिंग सो मच प्रॉब्लम्स। दूसरा जो आपका है वॉलंटियर काउंसिल जो है ANVC, ये अचिक लैंड बनाने के फेवर में था, बट 2004 के बाद इसके जो ऑपरेशंस हैं वो बहुत उसमें कमी आई है, एंड दे आर नॉट एक्टिव। हाउएवर ये एक्टिव है ग्रुप। क्लियर? तो गारो लैंड बनाने वाले ये जो गारो नेशनल लिबरेशन आर्मी है और जो हनी ट्रैप नेशनल लिबरेशन काउंसिल है, ये यहाँ पर बहुत एक्टिव है। और इनकी अब एथनिक लड़ाई है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये खासी अलायंस है, ये खासी ट्राइब्स का है, और ये आपका हो गया गारो ट्राइब का। क्लियर? तो इसके बारे में अगर देखें तो ये स्प्लिट 1992 के बाद बना। और इसके ऑब्जेक्टिव अगर देखें तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि खासी ट्राइब को एक प्रोविंस बनाना एक्सक्लूसिवली इन मेघालय, और उस जगह से अलग करना, फ्री कर देना जो डोमिनेशन है गारो ट्राइब की, तो फ्री इट फ्रॉम डोमिनेशन ऑफ द गारो ट्राइब। इसके अलावा ये आउटसाइडर से भी लड़ते हैं और उन्हें भी भगाना चाहते हैं, जिन्हें ये ढकर्स बोलते हैं, ढकार्स जो भी आप बोलो। ठीक है, दिस मीन्स आउटसाइडर्स। तो इस तरीके से ये ग्रुप है, एंड दिस ग्रुप इज़ एक्टिव, और कहीं ना कहीं ये वायलेंट एक्टिविटीज़ में काम करता है। इसके अलावा ये क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के लिए भी जाना जाता है, जहाँ ये ट्रैफिकिंग करता है ड्रग्स की, जहाँ ये एक्सटॉर्शन, अबडक्शन, ये सब प्रॉब्लम्स और ये सब इश्यूज़ क्रिएट करता है। नेक्स्ट जो हम टॉपिक देखेंगे वो है इंसर्जेंसी अरुणाचल प्रदेश में कैसे हो रही है। तो आपको नागालैंड डिस्कस हो चुका है, मणिपुर डिस्कस हो चुका है, आसाम में हम डिस्कस कर चुके हैं क्या इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं। इसके अलावा हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं मेघालय भी। अब आ जाते हैं अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश का ये एरिया आप देख ही रहे हो। अरुणाचल प्रदेश का जो ये नीचे का एरिया है, ये एरिया नागालैंड, जो मैंने आपको बताया था नागालैंड की जो इंसर्जेंट ग्रुप था, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, आईसेक मूविया, ये IM, ये जो इंसर्जेंट ग्रुप है, ये नागालैंड, जो नागालैंड बनाने का जो रीजन है वो अरुणाचल प्रदेश का यहाँ से ओवरलैप करता है, जिसकी वजह से नागालैंड का इशू एक इशू बन जाता है अरुणाचल प्रदेश का भी। ये तो हमें पता ही है, ये ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है, किस तरीके से नागालैंड का प्रॉब्लम अरुणाचल में हैवॉक क्रिएट कर रहा है। अब ये डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं, तो ये तिरप, चांगलांग और इस तरीके के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, लॉन्गडिंग यहीं कहीं नीचे पड़ता है। ठीक है, तो आपका जो ये इशू है, ये आपका नागालैंड की वजह से ज्यादा प्रॉब्लम है। और कौन सा इंसर्जेंट ग्रुप है यहाँ पर, ये ग्रुप यहाँ पर एक्टिव है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि उल्फा जो है उसकी भी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है यहाँ पर, क्योंकि वो करते क्या है कि लोहित, चांगलांग, ये जो रीजन है, यहाँ से वो क्या करते हैं, म्यांमार में अपने कैंप बनाते हैं, या म्यांमार में उनके बेस कैंप्स हैं, और ये इन डिस्ट्रिक्ट्स को यूज करते हैं ट्रांजिट करने के लिए। तो यहाँ पर वो इंडिया में क्या करते हैं, इंडिया में आसाम में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, और फिर भाग के वो कहाँ चले जाते हैं, म्यांमार में भाग के चले जाते हैं। बट दे यूज दीज डिस्ट्रिक्ट्स एज अ ट्रांजिट ग्रुप या ट्रांजिट मोड, और अपने कुछ कैंप यहाँ भी लगाते हैं, और म्यांमार में तो उनके बेस कैंप्स हैं। इसके अलावा CPI माओइस्ट, जो मैंने माओइज्म में बताई थी, वो भी लोहित, लोअर दिबांग वैली में बहुत ही ज्यादा अपनी एक्टिविटीज चलाती है, अपने कैंप चलाती है, अपनी ट्रेनिंग कैंप चलाती है, लोगों को वहाँ पर ट्रेन करती है। तो ये अरुणाचल प्रदेश का अपना कोई इशू ऐसा नहीं है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश घिस रहा है बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ द नेबरिंग स्टेट्स। अरुणाचल प्रदेश का जो मेजर प्रॉब्लम है वो है एक्सटर्नल सिक्योरिटी, और ये एक्सटर्नल सिक्योरिटी आती है कहाँ से, चाइना की तरफ से, क्योंकि चाइना कहीं ना कहीं 90% ऑफ द अरुणाचल प्रदेश को अपना क्लेम करता है। ये बात हमें पता है, तो वो एक्सटर्नल इशू में, एक्सटर्नल सिक्योरिटी में हम पढ़ेंगे। इंटरनल सिक्योरिटी के इशूज बहुत लिमिटेड है, एंड इट इज बिकॉज ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस दैट आर डूइंग प्रॉब्लम्स और क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स इन द अदर नेबरिंग स्टेट्स। क्लियर? एक तीसरा इशू जो निकल के आता है अरुणाचल में वो है ट्राइब का। यहाँ पर दो ट्राइब हैं, चकमा एंड हेजोंग ट्राइब्स, एंड दे आर बेसिकली रिफ्यूजी ट्राइब्स। हुआ ये है कि ये बांग्लादेश के रीजन से 1960s में ये ट्राइब्स कुछ अपने लुशाई हिल्स तक आ जाती हैं मिजोरम में। मिजोरम में जब ये आती है लुशाई हिल्स में, तो यहाँ पर ये रिफ्यूजी हो जाते हैं, रिलीफ कैंप्स में रहते हैं। तो फिर जब ये रिलीफ कैंप्स में रहते हैं तो इनको ट्रांसफर कर दिया जाता है अरुणाचल प्रदेश के रीजन में, जिसे पहले क्या बोला जाता था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एरिया। वहाँ पर सुबनसरी, लोहित, तिरप, इस तरीके के डिस्ट्रिक्ट्स में इनको ट्रांसफर कर देती है गवर्नमेंट रिफ्यूजीज को, ताकि आप जाओ, आप रहो एक ही जगह पर। अगर आप रहोगे तो डेमोग्राफिक में इशू आएगा, स्टेट भी कहीं ना कहीं नहीं चाहती। लेकिन हुआ क्या, बाद में 1972 ऑनवर्ड्स अरुणाचल प्रदेश क्या हुआ, UT से स्टेट बन गया। और जब स्टेट बन गया तो स्टेट गवर्नमेंट क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी ले इन रिफ्यूजीज की। ये लोग आप सोच रहे हो आपके कंट्री में 50 ईयर से रह रहे हैं, अब 50 ईयर से कोई अगर आपकी कंट्री में रह रहा है तो वो आपकी कंट्री का ही तो मेंबर हो गया एक तरीके से, लेकिन अब उनके पास प्रॉपर कागज नहीं है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है, और अल्टीमेटली तो वो बांग्लादेश से आए थे, तो ऐसा बोला जाता है। नाउ दे आर क्रिएटिंग डेमोग्राफिक चेंजेस इन द एरिया, और अब एक ट्राइबल एथनिक लड़ाई शुरू हो गई है इन लोगों के बीच में भी और बाकी के जो लोकल ट्राइबल्स हैं। तो ये भी एक इशू निकल के आता है अरुणाचल में, जो इंसर्जेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, और ये कंसर्न भी क्रिएट करता है लोकल्स के अंदर कि उनकी आइडेंटिटी कहीं ना कहीं थेफ्ट ना हो जाए, उनकी आइडेंटिटी का, या उनकी आइडेंटिटी कहीं ना कहीं लूज ना कर जाए। क्लियर?
अब अरुणाचल के बाद हम देखते हैं अपना आज का लास्ट टॉपिक कि इंसर्जेंसी मिजोरम में कैसे हो रही है। तो मिजोरम का ये मैप है, मिजोरम में इस तरफ म्यांमार है और इधर है बांग्लादेश। इसकी जो लोकेशन है वही कहीं ना कहीं प्रॉब्लम का कारण भी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से मिजोरम के डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड किया गया है और बीच में ये एजवाल डिस्ट्रिक्ट है। क्लियर? जो 1961 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है, इस ऑर्गेनाइजेशन को हम बोल सकते हैं मीजो नेशनल फेमाइन फ्रंट, और अल्टीमेटली वो क्या करता है, वो फेमाइन वर्ड को हटा देता है और बनता है मीजो नेशनल फ्रंट 1961। मिजोरम में इंसर्जेंसी का इशू एक्चुअली इतना बड़ा है ही नहीं और बहुत ही अच्छे से इस इशू को कंट्रोल कर लिया गया है। इनफैक्ट ये अपने आप में एक आइडल एग्जांपल की तरह है कि किस तरीके से एक स्टेट इंसर्जेंसी को कंट्रोल कर सकती है। तो मिजोरम वहाँ पर एग्जांपल की तरह आता है। तो जो भी आपको ये बताया जा रहा है ये बहुत ही पीछे की बातें हैं, पुरानी बातें हैं। उनका ये मानना था ग्रुप का कि हम तो लड़ेंगे जी, हम तो ग्रेटर मिजोरम बनाएंगे, सोवेन इंडिपेंडेंट एक रीजन होगा। 1966 में देखो लड़ाई हो जाती है, 1967 में इस ऑर्गेनाइजेशन को आउटलॉ कर देते हैं हम कि भाई ऑर्गेनाइजेशन को बैन करें, बंद करें। ये सब पीछे की बातें हैं। आज इस तरह के इशूज़ यहाँ पर मिजोरम में इंसर्जेंसी के नहीं है, लेकिन अगेन इशूज़ जो हैं वो है इमिग्रेशन के, इशूज़ जो है वो है ड्रग ट्रैफिकिंग के, क्योंकि आपको पता है नियर बाय एरिया में क्या आता है, गोल्डन ट्रायंगल। गोल्डन ट्रायंगल मैंने पिछली वीडियो में भी अच्छे से बताया है। क्लियर? और लाओस, थाईलैंड और म्यांमार का जो रीजन गोल्डन ट्रायंगल का है वो ओपियम को ग्रो करता है और ये प्रॉब्लम यहाँ पर भी कहीं ना कहीं दिखती है हमें ड्रग्स की। इसके अलावा और भी नॉर्थ ईस्ट टोटल ही नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो वहाँ पे जो और भी इशूज आते हैं वो है एड्स के फैलने का, डिजीज फैलने का, ये भी एक प्रॉब्लम है वहाँ पर। क्लियर? तो ये अलग इशूज है। लेकिन इंसर्जेंसी डायरेक्टली अगर हम देखें तो मिजोरम में इंसर्जेंसी का टाइम हुआ करता था, ये प्रॉब्लम हुआ करती थी, पर आज इतनी नहीं है। हुआ क्या था यहाँ पर, लाल देंगा नाम के जो एक लीडर थे, ये लीडर जो है ये मीजो नेशनल फ्रंट के लीडर थे और इन्होंने क्या डिमांड किया कि इन्होंने इस मूवमेंट को शुरू किया। अल्टीमेटली क्या हुआ, मिजो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो थी वो मिजो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल प्राइम मिनिस्टर हमारी जो पहले प्राइम मिनिस्टर थी उस टाइम पर मिसेस इंदिरा गांधी जी, उनके साथ जाकर उन्होंने डिस्कस किया, इस इशू को रखा, अपनी बातों को रखा, अपनी प्रॉब्लम्स को रखा और उन्होंने कहा कि हम सब अपने हथियार डाल देंगे, हम इंसर्जेंसी का रास्ता छोड़ देंगे अगर हमें एक एटलीस्ट स्टेट बन जाए मिजोरम। तो गवर्नमेंट ने भी उनकी डिमांड्स को रखा सामने और उनको फुलफिल किया। अल्टीमेटली 1971 में पहले यूनियन टेरिटरी बनाया गया मिजोरम को और अल्टीमेटली 72 में तो उसे स्टेटहुड भी बोल दिया गया। एंड इसके बाद क्या होता है कि जो लाल देंगा थे ये बाद में वहाँ पे सीएम बनते हैं और ये सीएम जब बनते हैं तो ये इशू अपने आप ही कहीं ना कहीं रिजॉल्व हो जाता है। तो एक पीस एग्रीमेंट भी साइन होता है 1986 में और इसे हम बोलते हैं कि मीजो अकॉर्ड। और जो वहाँ पे पुराने लीडर्स थे उन लीडर्स ने भी एक मैच्योरिटी दिखाई जो पार्टीज थी वहाँ पर, एंड अल्टीमेटली ये रीजन जो है इंसर्जेंसी से दूर हो जाता है और यहाँ पर इशू इंसर्जेंसी का नहीं है। अपने आप में ये मॉडल एग्जांपल है कि किस तरीके से इंसर्जेंसी को किसी स्टेट में खत्म करा जा सकता है। तो बाकी स्टेट्स को कहीं ना कहीं इससे एक सीख लेनी चाहिए कि मैच्योरिटी ऑफ द लीडरशिप, पॉलिटिकल मैच्योरिटी और अपनी गवर्नमेंट का भी एक इनिशिएटिव हो, अगर विलिंगनेस हो चीज़ों को खत्म करने की, तो किसी ना किसी अकॉर्ड से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। क्लियर फ्रेंड्स? तो हम अपनी वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं। हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि डिफरेंट स्टेट्स में किस तरीके के इंसर्जेंसी के इशूज हैं। आगे हम देखेंगे कि इन इशूज को टैकल कैसे करना है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।